हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे। काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस इफ़ देयर वाज एनी। एंड पिछले लेक्चर में वीडियो में हमने वॉर्टेक्स मोशन किया था, जिसका रिमेनिंग पार्ट कुछ टॉपिक्स को कवर करने के बाद में लिया जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो कैसे कवर करेंगे उसका सीक्वेंस जान लेते हैं। पहले है कंजर्वेशन ऑफ मास या सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पर्पस ही कंजर्वेशन ऑफ मास को मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाने का है। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कई फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहला है कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, सेकंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सो ये एक्स वाई जेड होगा, सिलिंड्रिकल होगा आर थीटा जेड की फॉर्म में। थर्ड है पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि आर थीटा फाई होगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डिराइव करेंगे। तो जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स से ही हम डिड्यूस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं ये तीनों, कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल एंड पोलर। सो थ्रू दिस वी विल डिराइव दीज इक्वेशंस। उससे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे कैसे डिराइव होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है लैग्रेंजियन मेथड, इसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस मेथड से करेंगे। देन वर्किंग रूल देखेंगे कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड एग्जांपल्स, बाउंड्री सरफेस और कंडीशन ऑफ बाउंड्री, कंडीशंस ऑन बाउंड्री सरफेस, इसे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो कि कन्वर्ट कर देता है या और ट्रांसलेट कर देता है कॉन्टीन्यूअस वेक्टर फील्ड एफ को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो वेक्टर फील्ड है ये कैरी कर रहा है या तो मास या एनर्जी या मोमेंटम को। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से देखते हैं। सो ये कॉन्टीन्यूअस है हमारा वेक्टर फील्ड एफ, जिसे जब हम देखेंगे बाद में तो इक्वल टू क्यू, एफ को इक्वल टू क्यू रख देंगे, जो कि वेलोसिटी को डिफाइन करेगा फ्लूइड की, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मास कंजर्वेशन की बात करें तो मान लीजिए कोई क्लोज्ड सरफेस हम लेते हैं फ्लूइड में और इस पर कुछ फ्लो है जो कि फील्ड फ्लो हो रहा है। सो दिस इज़ इन एंड दिस इज़ आउट, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। और ये हमने फील्ड जो है किसी टाइम टी पर लिया गया, इसका वॉल्यूम वी है, ये क्लोज सरफेस है जो कि फ्लूइड में है। तो अगर इन और आउट इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। और अगर डिफरेंट है मीन्स यहाँ पर कुछ जनरेट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इनसाइड दिस क्लोज्ड सरफेस, कोई मास जनरेट हो रहा है ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब है या किसी भी वजह से जनरेट हो रहा है। सो इन एंड आउट में डिफरेंस आ रहा है, तब हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो अगर हम कहना चाहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि फ्लूइड मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एम क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना।
और इन कंटिन्यूस मोशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या एक्सप्रेस करती है, क्या फैक्ट कि इंक्रीज इन मास, जो कि ये फ्लूइड में हमने क्लोज्ड सरफेस एस ड्रॉ किया है और ये किसी भी टाइम एनी टाइम टी पर हम ले रहे हैं. सो increase in the mass of the fluid within any closed surface drawn in the fluid in any time, ये किसके इक्वल होगा, must be equal to the excess of the mass that flows in over the mass that flows out. तो ये जो in वाला है that is more than the mass that is going out. So this is the significance ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करने के लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड डेरिवेशन देख लेते हैं, हाउ टू राइट दैट. सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, पावरफुल टूल है टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है. अगर कोई, जैसे कहा हमने, वेक्टर फील्ड है कंटिन्यूस, उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता. तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, एंड देन वी विल सी व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड एफ थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस S इज इक्वल टू. तो पहले इतना पोर्शन देखते हैं. हम एक क्लोज्ड सरफेस फ्लूइड में लिया जिसका वॉल्यूम V है और एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फील्ड है, वेक्टर फील्ड, एंड इसे हम F वेक्टर से डिनोट करते हैं. तो हमें फ्लक्स देखना है इस सरफेस से, कितना फ्लक्स है, मीन्स कितना अमाउंट इससे बाहर जा रहा है, दैट वी हैव टू सी, कितना अमाउंट पास हो रहा है. सो फ्लक्स का मतलब है कि इससे निरंतर बह रहा है. और अगर हम डिफाइन करें, फ्लक्स इज़ ए मेज़र, ये क्वांटिटी को मेज़र कर देता है, हाउ मच इज़ दिस द अमाउंट को कैलकुलेट कर देता है. मेज़र how much of the vector field passes through a given surface. सो ये फ्लक्स है. अब हमें फ्लक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है. तो हम एक ये सरफेस का पोर्शन लेते हैं, इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसे ds से डिनोट करते हैं. इसमें ये फील्ड फ्लो हो रहा है, इसकी कई डायरेक्शन हो सकती हैं. तो हमने एक ये लिया, जो हमने ये सरफेस लिया क्लोज सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, हर पॉइंट पर इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा. तो यहाँ भी हम ये पॉइंट पर नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेते हैं कि ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है. अब ये जो हमारा फील्ड है F से अगर हम डिनोट करें F वेक्टर से, सो इसके हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर. सो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ये वेक्टर होगा विच इज़ 90, दिस इज़ 90 डिग्री. सो F परपेंडिकुलर, और इसके पैरेलल होगा तो वो इसके ऊपर ही कहीं आएगा, लेकिन उसे शो करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं कि ये पैरेलल टू यूनिट वेक्टर है, F पैरेलल कंपोनेंट. दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया. तो जो भी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फ्लक्स में, ओनली जो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे. क्योंकि हम जानते हैं अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं दो A एंड B,
सो ए बी को हम लिख सकते हैं एक दूसरे के हेल्प से, ए इज इक्वल टू के इज स्केलर क्वांटिटी बी, एंड हम ये भी जानते हैं ए बार ए वेक्टर क्रॉस बी ज़ीरो, एंड इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मॉड ए एंड मॉड बी। कॉस ज़ीरो इज़ वन, तो ये पैरेलल है। अगर कॉस 90 है थीटा तो दैट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ दो वेक्टर्स कौन से हैं, यहाँ दो वेक्टर हैं एफ एंड एन। सो एफ डॉट एन एंड डी एस जो है ये एलिमेंट का साइज है। सो दिस मच इज़ द फ्लक्स फ्रॉम दिस एलिमेंट जो डी एस एलिमेंट है। अगर हम पूरे सरफेस पे करें तो इसका मतलब है इंटीग्रेट करना होगा, और ये सरफेस इंटीग्रल है तो डबल इंटीग्रल होगा, एक्स एंड वाई है ओवर दिस सरफेस, तो ये फ्लक्स हुआ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन कैप डी एस, दिस इज फ्लक्स थ्रू एस। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू द इंटीग्रल of the divergence of f over the entire closed volume V। सो अब हमें अगर लिखना हो तो ये क्लियर है, डाइवर्जेंस ऑफ V को हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हम लिख सकते हैं डेल डॉट एफ। डेल हमें पता है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे, डी वी, क्योंकि ये इंटीग्रल कह रहा है तो वॉल्यूम इंटीग्रल है तो ये ट्रिपल इंटीग्रल होगा ओवर वी। सो ये हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड तो हमने क्लियर कर लिया कैसे हम फ्लक्स ले रहे हैं न्यूमेरिकली मैथमेटिकली, ये जो फ्लक्स है। अगर हमें डाइवर्जेंस देखना है तो हम थोड़ा सा उसका फिजिक्स देख लें। अगर क्लोज सरफेस है जैसे कि एस जो कि हमने लिया वी, इसको हम कंपोनेंट्स में मैशेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये बहुत स्मॉल हैं, वेरी नियर टू ईच अदर, यहाँ जस्ट टू शो बिग दिखा दिया। अब इसमें हर पॉइंट पर यूनिट वेक्टर होगा एन कैप, और एक वेक्टर फील्ड भी है। सो वी कैन शो दिस एन और ये वेक्टर फील्ड है। तो ये सभी में होगा, और इस वेक्टर फील्ड के हम कंपोनेंट्स कर लेंगे तो अल्टीमेटली हम डाइवर्जेंस की फिगर बना सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट किया तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया और एक पैरेलल हो गया। तो अगर हम सब पॉइंट पर देखें सारे वेक्टर फील्ड्स को लेते हुए तो ये कुछ इस तरह से हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंस की फिगर। तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरह की फिगर है। और
ये जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत नियर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इनर सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग जो बचेगा वो पेरीमीटर पे बचेगा। ये रिमेनिंग हमारा जो आउटर है, इनर आप सब ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं नहीं ड्रॉ हुआ तो ये रिमेनिंग पेरीमीटर पर हमारा बच जाएगा फ्लक्स, और वही हमें कैलकुलेट करना है। बाकी ये सब इनर जो है ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल डॉट एफ, और क्योंकि ये ओवर द क्लोज्ड सरफेस है एंड जैसे कि कहा कि ये डीवी ट्रिपल इंटीग्रल वी होगा, सो ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वी होगा। दिस विल बी डाइवर्जेंस ऑफ वी। ये जो पॉइंट्स हैं हमने बहुत स्मॉल लिए थे, तो हम इन्हें कह सकते हैं इनफाइनेटली स्मॉल हैं ये। तभी ये सिचुएशन होगी कि सब कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड देन वी विल हैव दिस डाइवर्जेंस। तो हमें कंप्यूट क्या करना है, जब हम ये इक्वेशन, जब ये थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कंप्यूट कर रहे हैं? टू कंप्यूट हाउ मच ऑफ द मटेरियल इस फ्लक्सिंग थ्रू, कितना मटेरियल फ्लक्स हो रहा है इस सरफेस से, क्लोज सरफेस से। सरफेस ऑफ क्लोज्ड सरफेस, और व्हाट इज द rate, what is the rate of the change of the material in this volume। सो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मटेरियल कर लें तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मटेरियल कैलकुलेट करते हैं पहले। ये हम कंजर्व्ड क्वांटिटी मानकर चलते हैं। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब है कि ना तो मोर है और ना लेस है। इन टाइम शॉर्ट टाइम टी मीन्स सेम है, सेम क्वांटिटी, नॉट मोर और नॉट लेस। इन टी, इन शॉर्ट टाइम टी, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंजर्व्ड है क्वांटिटी हमारी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट वी हैव टेकन। सो रेट ऑफ, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मास, जो हम ले रहे हैं कि मास हम देखना चाह रहे हैं इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम वी में हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ दैट फ्लो मास, जो फ्लो है किस चीज़ का, और मास का, इज बीइंग फ्लक्स्ड आउट of that volume through this surface। So we can write, पहले हमें मास देखना है कितना है। मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितनी है? रो। मान लीजिए कंप्रेसिबल फ्लूइड है और इसकी डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम कितना है? स्मॉल। अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हो गया वी, डीवी। डीवी है वॉल्यूम वी में स्मॉल एलिमेंट, डीवी हमने लिया। सो मास इज रो इनटू डीवी। अगर हमें पूरे क्लोज्ड सरफेस का अगर मास लेना होगा तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा
triple integral, so this will be the mass, और इसका rate of change, so d upon dt, so this is rate change of mass, that mass which is flowing or fluxing. ये बराबर, अब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करें तो उसके हिसाब से दिस विल बी इक्वल टू, जो हमारा फ्लक्स है वो बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो माइनस साइन होगा बिकॉज इट इज़ गोइंग आउट. डबल इंटीग्रल एस रो एफ डॉट एन डी एस. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मास इन द वॉल्यूम, वो ये हो गया, मास का रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू द हाउ मच ऑफ दैट फ्लो इज बीइंग फ्लक्स्ड आउट. तो फ्लक्स्ड आउट ऑफ दैट वॉल्यूम, ये फ्लक्स जो है हमने कैलकुलेट किया, जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया. ये अगर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को और यूज़ करें तो ये कितने के बराबर होगा, विल बी इक्वल टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रल वी रो एंड एफ डॉट एन डी एस को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी. ये हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिखा दिस, एंड दिस वी हैव टेकन फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बट द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन यूज्ड. ये कॉन्सेप्ट क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मास इन द वॉल्यूम, ये पार्ट आ गया, इज इक्वल टू द फ्लक्स विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द वॉल्यूम, ये, और फिर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करके ये लिखा. अब ये बराबर होगा इज इक्वल टू माइनस ट्रिपल इंटीग्रल वी एंड डेल डॉट रो एफ. क्योंकि रो जो है स्केलर क्वांटिटी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं dv. अब मान लीजिए कि कोई सोर्स भी था, अभी कोई भी सोर्स नहीं है, तब हम ये ले रहे हैं, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है फ्लक्स के इक्वल है, जो कि फ्लक्स आउट हो रहा है, एंड रेट ऑफ चेंज इन मास उस केस में जबकि कोई सोर्स भी है, उस केस में ये हो जाएगा प्लस क्यू, हम और कर देंगे प्लस क्यू. ये एक स्पेशल टाइप का केस हो जाएगा, प्लस क्यू, एंड देन वी विल हैव प्लस क्यू हेयर, और उसी से हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी चेंज होगी अगर कि सोर्स टर्म है. दिस इज ड्यू टू सोर्स टर्म, बट दिस इज ए पर्टिकुलर केस, अदरवाइज वी विल हैव दिस मच. सो अब इस टर्म और इस टर्म को हम अगर एक साइड ले आए, सो डी अपॉन डी टी ट्रिपल इंटीग्रल वी रो डी वी प्लस ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट रो एफ डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर क्यू है प्लस क्यू तो ये प्लस क्यू के इक्वल होगा, विच इज़ स्पेशल केस. ये ट्रिपल इंटीग्रल है, और क्योंकि रो जो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी है, रो इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, डेल, पार्शियल डेरिवेटिव होगा यहाँ पर, सो दिस विल बी डेल रो अपॉन डेल टी. एंड ट्रिपल इंटीग्रल हम हटा सकते हैं क्योंकि ये हर एक वॉल्यूम के लिए, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच वॉल्यूम, स्मॉल हो या बड़ा हो. सो दिस इज़ ट्रू अगर हमारा कॉन्टिन्यूस वेक्टर फील्ड है, प्लस डेल डॉट रो एफ dv is equal to, so because integral is gone so dv won't be there, this is equal to 0. अगर अब हम f को जो है q जो कि वेलोसिटी हम मान रहे हैं इस फॉर्म में लिखें तो ये लिखी जा सकती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ रो q इज इक्वल टू 0. सो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई. अब इसके कई और भी फॉर्म होते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, तो उन्हें देख लेते हैं.
पहला केस हम माने कि अगर हम कोरोलरी 1 लिखें कि ये जो टर्म है डेल डॉट रो क्यू इज इक्वल टू 0, इसे हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज रो डेल डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है हमारी, अगर हम इसे सोचें कि ये इस फॉर्म में हो गई रो क्यू डॉट डेल इज इक्वल टू 0, तो ये गलत है, दिस इज नॉट ट्रू, वी कैन नॉट टेक, ये जो ऑपरेटर है इट विल बी हेयर ओनली, ये पहले होगा रो क्यू से, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होते, तो हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो डेल क्यू प्लस डेल रो क्यू इज इक्वल टू 0। सो इसे हम ए कह देते हैं, ये वेरिएंट ऑफ दिस है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक और फॉर्म। अब आगे की दूसरी फॉर्म्स देखते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम पहले देख लेते हैं कि क्या होती हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल अपॉन डेल जेड। और डेल हम लिख सकते हैं आई यूनिट वेक्टर है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। एंड अगर हमें लिखना है डी रो अपॉन डी टी, तो ये बराबर होगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यू डेल रो अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल रो अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल रो अपॉन डेल जेड। इसके इक्विवेलेंट। सो जो हमारी इक्वेशन ए आई है उसमें हम देखें तो इक्वेशन ए दोबारा लिखते हैं डेल रो अपॉन डेल टी प्लस रो डेल डॉट क्यू प्लस डेल रो डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ए आई है। इसकी अगर हम ये टर्म लें, ये फर्स्ट टर्म कह दें, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से हम लिख सकते हैं डी रो अपॉन डी टी प्लस रो डेल डॉट क्यू, ये सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो डॉट क्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर आएगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस इज रो इंटू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू क्यू जो है हमारा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के है, आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, सो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के। अब इसको लिखा जाए तो ये होगा डेल रो अपॉन डेल टी प्लस आई डेल रो अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और यू आई से जब मल्टी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू डेल रो अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल रो अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल रो अपॉन डेल जेड प्लस रो डेल क्यू डेल डॉट क्यू
इज इक्वल टू 0 एंड ये जैसे हमने कहा डी रो अपॉन डी टी कहलाएगा, डी रो अपॉन डी टी प्लस रो डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये बी फॉर्म हो गई, ये एक फॉर्म है जिसे हम लिख सकते हैं। अब एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं जो कि है डी लॉग रो अपॉन डी टी प्लस डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। ये सी फॉर्म है और इसे हम लिख सकते हैं कि अगर हम डी लॉग रो अपॉन डी टी को लिखें तो ये होगा डेल अपॉन डेल टी लॉग रो प्लस यू डेल लॉग रो अपॉन डेल एक्स प्लस वी लॉग रो अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्लू डेल लॉग रो अपॉन डेल जेड। ये वैल्यू हुई द फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये आई प्लस डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो अगर हम डिफरेंशिएट करें डेल अपॉन डेल टी लॉग रो फंक्शन ऑफ टी भी है, एक्स वाई जेड टी है, तो पार्शली डिफरेंशिएट होगा 1 अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी प्लस यू एंड जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x का भी फंक्शन है तो ये भी होगा। सो 1 अपॉन डेल रो अपॉन डेल एक्स प्लस सब भी के रिस्पेक्ट में होगा डेल रो अपॉन डेल वाई एंड रो प्लस डब्लू डेल रो अपॉन डेल जेड एंड रो। सो दिस विल बी द फॉर्म प्लस डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। सो रो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया डेल रो अपॉन डेल टी डी टी डी रो अपॉन डी टी प्लस रो डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन हमारी बी है। सो दिस रिड्यूसेस टू बी इक्वेशन। सो सी बी एंड ए ये तीन फॉर्म और हैं जो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के। अब और अगर हम एजम्पशन लें अगर हम माने कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल है, अभी तक हमने कहा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है, इनकम्प्रेसिबल है एंड होमोजीनियस है। तो क्या होगा, रो कांस्टेंट हो जाएगा एंड रो कांस्टेंट होने में डेल रो अपॉन डेल टी 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि थी डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट रो क्यू इज इक्वल टू 0। सो इसे हम लिख सकते हैं, ये टर्म 0 हो गई। सो डेल डॉट रो क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, रो तो कांस्टेंट है, तो ओनली थिंग दिस इम्प्लाइज डेल डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट यू आई प्लस वी जे प्लस डब्लू के इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो गया डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्लू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, जबकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और होमोजीनियस है, रो कांस्टेंट हो गया। अगर इनकम्प्रेसिबल है एंड हेट्रोजीनियस है
तब क्या है, रो जो है इनवेरिएबल होगा, रो इज इनवेरिएबल विद टाइम, विद टाइम। तो ये भी रो जो है कांस्टेंट हो जाएगा, तब भी डेल डी रो अपॉन डी टी जो है ज़ीरो हो जाएगा। एंड इफ दिस इज ज़ीरो तो हमारी इक्वेशन फिर वही बचेगी, डेल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड डाइवर्जेंस ऑफ क्यू हमने देखा यही इक्वेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन व्हेन क्यू इज कांस्टेंट, व्हेन रो इज कांस्टेंट। सो ये इक्वेशन हमारी आ जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिराइव करेंगे और उसके बाद जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम के अकॉर्डिंग डिराइव करके तीनों इक्वेशंस को डिड्यूस करेंगे। थैंक यू।